हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ज्योति वर्मा। आज मैं आपके साथ सीटेट के कुछ ऐसे नोट्स शेयर करने जा रही हूँ जिससे आपके क्वेश्चन बनते हैं और इन नोट्स से आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर होगा, क्योंकि ये सारे नोट्स आपके मेन टॉपिक्स हैं जो आपके सीटेट में पूछे जाते हैं। जैसे कि इस समय पर एग्ज़ाम चल रहा है सीटेट का, और इसमें अलग अलग तरीके के पर डे पर डेट के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। क्वेश्चंस सबके अलग अलग बन रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपको शॉर्ट नोट एक तरीके से, जैसे कि हर टॉपिक की कुछ कुछ 5 से 6 लाइंस में आपको वो टॉपिक समझ में आ जाए, इस तरीके के नोट्स मैंने क्रिएट किए हैं। तो आप इस वीडियो को देखकर ज़रूर जाएं, ताकि आपको अगर इसमें से 10 क्वेश्चन भी आते हैं आपके पास आपके क्वेश्चन पेपर में, तो आप उनका अच्छे से आंसर कर पाए, सही ऑप्शन पर टिक लगा सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज के नोट्स, जो सीटेट के नोट्स हैं। जैसा कि इसमें सबसे पहला पॉइंट है हमारा 86वां, यानी कि जो 86वां हमारा संवैधानिक संशोधन 2002 है, उसके तहत मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 21A जो है हमारा 21A जोड़ा गया, जिसमें कहा गया, क्या क्या कहा गया इसके अंदर, कि राज्य में 6 से 14 वर्ष के जितने भी लोग हैं, जितने स्टूडेंट्स हैं, 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं, उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रबंध करेगा। मतलब फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो है वो हमारी 86वां जो हमारा संशोधन है 2002 में जो पारित हुआ था, तो इसको हम पढ़ेंगे अच्छे से। और इसके अंदर सारी डिटेल्स, यानी कि ये जो हमारा अनुच्छेद है वो कौन सा है, 21A, और इसमें कौन से बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी, 6 से 14 वर्ष के लोगों को, जो भी बच्चे हैं 6 से 14 वर्ष के, उन सभी को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। उसके बाद हमारा अनुच्छेद 45, ये भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद है। इसके अंदर क्या आएगा, अनुच्छेद 45 जो है हमारा नीति निर्देशक तत्व, राज्य सभी बच्चों के लिए तब तक शुरुआती देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए प्रयास करेगा जब तक वह 6 वर्ष की आयु के नहीं हो जाते। तो ये अनुच्छेद हमारा 45 है, नीति निर्देशक तत्व। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है अनुच्छेद 51A। तो 51A के अंदर क्या होता है, हमारे मौलिक कर्तव्य जो भी है, हमारे 11वां मौलिक कर्तव्य हमारा जो है, अभिभावकों का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को दिशा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करें। इस कर्तव्य को 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 की धारा जो हमारी 4th है उसके द्वारा जोड़ा गया। तो इसमें क्या है, मौलिक कर्तव्य है हमारा, कौन सा मौलिक कर्तव्य है, 11वां मौलिक कर्तव्य है, और अनुच्छेद कौन सा है, 51A, और इसके अंदर 6 से 14 वर्ष की आयु के जितने भी बच्चे हैं उनको शिक्षा प्रदान करने का अवसर मिलेगा। तो इसके अंदर ये अभिभावकों का, यानी कि आपके पेरेंट्स का, ये आपका एक कर्तव्य है। उसके बाद हम देखेंगे ब्लूम का वर्गीकरण। जैसा कि ब्लूम टेक्सोनॉमी से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि इसके एक तरीके से इसका आविष्कार किसने किया, जो ब्लूम टेक्सोनॉमी है वो कौन लेकर आया। तो इस तरीके से इसके अंदर जैसा कि बेंजामिन ब्लूम है, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। और इसमें इनका जो सन है वो क्या है, 1913 से लेके 1999 ईस्वी तक। और ये कहाँ से थे, अमेरिका से थे। तो इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं हमारे, शिक्षण जो भी उद्देश्य हैं, यानी कि हमारे टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, शिक्षण उद्देश्य के आधार पर ब्लूम ने अपनी पुस्तक शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण में शैक्षिक उद्देश्यों के 3 भागों में बांटा। मतलब कितने भागों में बांटा, 3 भागों में बांटा। और किसको बांटा, जो हमारे शिक्षण उद्देश्य होते हैं कि हमें क्यों पढ़ाना है, बच्चों में हमें क्या चेंजेस लाने हैं। तो उसके हिसाब से जो ब्लूम टेक्सोनॉमी है हमारी, वो 3 भागों में वर्गीकृत हुई, यानी कि कैटेगरीज उसकी कौन कौन सी है ये हम देखेंगे। सबसे पहले इसके अंदर हम देखेंगे कि पॉइंट क्या क्या है, उसके बाद हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो ब्लूम ने अपना वर्गीकरण सन 1956 में दिया। कब दिया इन्होंने, 1956 में। किसने दिया, ब्लूम ने, बेंजामिन ब्लूम। इसका नाम भी पूछा जा सकता है कि ब्लूम टेक्सोनॉमी किसने इंट्रोड्यूस की, तो उनका नाम क्या है, बेंजामिन ब्लूम। उसके बाद कांतवाल ने सन 1964 में भावात्मक पक्ष के उद्देश्य, और सिम्पसन ने क्या किया, सन 1969 में क्रियात्मक पक्ष के उद्देश्यों की चर्चा की। तो ये इसके अंदर कौन कौन से पक्षों की चर्चा की गई है ये आप देखेंगे। उसके बाद जो हमारे सामान्य उद्देश्य, हमारे इसके जो शैक्षिक उद्देश्य हैं जो सामान्यतः इसमें जोड़े गए हैं, कौन कौन से टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक ज्ञानात्मक पक्ष यानी कि आपका नॉलेज का, और एक आपका भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। तो इसके अंदर आपके 3 पक्ष जोड़े गए हैं। इन 3 पक्षों को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इन 3 पक्षों के अंदर भी आपके पास जो जो
वर्ड्स एक लिखे जाते हैं, जितने भी इसके एक्शन वर्ब्स हैं वो सारे आपको आने चाहिए, जिससे आपका अगर इससे क्वेश्चन भी बनता है, जैसे ज्ञानात्मक पक्ष से क्वेश्चन बन गया, तो आपको इसमें क्या करना है, एक आपको इसमें क्रम में यानी कि स्टेप्स में पता होनी चाहिए चीज़ें। तो ज्ञानात्मक पक्ष में क्या है, ज्ञान, उसके बाद बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और इवैल्यूएशन। यानी कि ज्ञान यानी कि सबसे छोटी इकाई हमारी नॉलेज होती है, उसके बाद हम बोध करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, अनुप्रयोग करते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग को कहीं यूज़ करके देखते हैं, कहीं अप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद उसको एनालाइज करते हैं, फिर सिंथेसाइज करते हैं और उसके बाद उसका इवैल्यूएशन करते हैं। इसी तरीके से भावात्मक पक्ष में है प्राप्ति, ग्रहण करना, निम्नतम स्तर, उसके बाद अनुक्रिया, मूल्य निर्धारण, अनुमूल्यन, संगठन या व्यवस्था, चरित्रीकरण, मूल्य समूह का विशेषीकरण। तो इस तरीके से हमारे फर्स्ट में ज्ञानात्मक पक्ष में हमारे पास 6 हैं, भावात्मक में 5 हैं और फिर से क्रियात्मक में 6 हैं। तो ये क्रम आपको याद करना है 6-5-6 का। फर्स्ट में 6, सेकंड में 5 और थर्ड में 6, और आपको इनके नाम याद होने चाहिए। तो फर्स्ट है हमारा क्रियात्मक पक्ष में उद्दीपन, सेकंड है कार्य करना या परिचालन, थर्ड है हमारा शुद्धता नियंत्रण, और उसके बाद फोर्थ है हमारा संयोजन या फिर समायोजन, फिफ्थ है हमारा स्वाभाविकरण और सिक्स्थ है हमारा आदत निर्माण यानी कि उच्च स्तर पर। तो ये हमारे 3 पक्ष हैं किसके, ब्लूम टेक्सोनॉमी के। इसके जो जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था वो कौन थे, बेंजामिन ब्लूम थे। तो इस तरीके से आपको इसको याद करना है। और ये कब इंट्रोड्यूस की गई, 1956 में। तो ये 1956 में इन्होंने अपना एक वर्गीकरण दिया, यानी कि इसको कैटेगराइज किया 3 पार्ट्स में, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो हमारा एक नोट्स है, इसमें क्या है, चिंतन स्तर को ही पर्यावर्ती स्तर यानी कि रिफ्लेक्टिव लेवल जो है उसे कहते हैं। तो इसके अंदर आगे शिक्षण के जो स्तर हैं वो कौन कौन से होते हैं। शिक्षण के स्तर हमारे होते हैं स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। स्मृति स्तर में क्या है, जॉन फेडरिक हार्वर्ड, और बौद्ध स्तर में क्या है, मॉरिसन, और थर्ड है हमारा चिंतन स्तर पर हंट। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें जो फैक्ट्स हैं ये आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा सीखने की प्रथम अवस्था में सीखने की गति धीमी होती है। मतलब सीखने की प्रथम अवस्था, जब हम सबसे पहले कोई भी चीज़ सीखना शुरू करते हैं तो उसकी जो गति होती है वो धीमी होती है। उसके बाद हम BF स्किनर के बारे में पढ़ेंगे। BF स्किनर जो एक साइकोलॉजिस्ट थे, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। इनका जो सिद्धांत था वो कौन सा सिद्धांत था, BF स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। तो ये उनका एक सिद्धांत था। इनका सिद्धांत का नाम क्या था, सक्रिय यानी कि एक्टिव अनुबंधन सिद्धांत। उसके बाद इसके प्रतिपादक कौन थे, वुरहस फेडरिक स्किनर, यानी कि आप इसको BF स्किनर भी लिख सकते हैं इन शॉर्ट। निवासी कहाँ के थे ये, अमेरिका के थे। प्रयोग इन्होंने किस पर किया था, यानी कि इनका एक्सपेरिमेंट किस पर था, प्रथम चूहे पर 1938 में, यानी कि 1938 ईस्वी में की गई, और दोबारा इन्होंने कबूतर पर किया, यानी कि 1943 ईस्वी में इन्होंने कबूतर पर भी प्रयोग किया। उसके बाद इनकी पुस्तक कौन सी थी, साइंस इज ह्यूमन बिहेवियर, साइंस इन ह्यूमन बिहेवियर, यानी कि ह्यूमन का जो बिहेवियर होता है इसके अराउंड इन्होंने जो भी इनका एक थॉट था वो इन्होंने जो भी इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किया वो सारा इन्होंने इस पुस्तक के अंदर लिखा था। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो जीव है उनका बिहेवियर किस प्रकार है वो इन्होंने इस बुक में लिखा। 2 बुक्स थी इनकी। उसके बाद इनका जो सिद्धांत था वो प्रभाव के नियम पर आधारित था। मतलब प्रभाव का जो नियम है इस पर इनका जो सिद्धांत था वो आधारित था। और इनका जन्म कब हुआ, 1904 से, और मृत्यु 1990 ईस्वी में। तो ये आप याद रखेंगे। क्या नाम है इनका, BF स्किनर। और इनका जो सिद्धांत है वो क्या है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, और इसको सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं। एक सिद्धांत के 2 नाम हो सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो BF स्किनर कहाँ से बिलोंग करते थे, अमेरिका से। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पर किया था, उन्होंने एक्सपेरिमेंट सबसे पहले किया था 1938 में चूहे पर, और 1943 में यानी कि 5 साल के बाद उन्होंने किस पर किया, कबूतर पर। तो आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी, साइंस इज ह्यूमन बिहेवियर, और दूसरी कौन सी थी, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ये आपको इसके नाम याद होने चाहिए। इन शॉर्ट में आपसे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप जो BF स्किनर है उसका नाम बताएं, पूरा नाम या फिर उनकी पुस्तक का नाम बताएं। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन
पेपर में आपके आ सकता है। आगे आप देखेंगे सिद्धांत की शिक्षा में जो उपयोगिता है वो क्या है, यानी कि जो सिद्धांत हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनकी शिक्षा में क्या उपयोगिता है। तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, कंप्यूटर व टंकन की शिक्षा इसी सिद्धांत पर आधारित है। सेकंड है 1954 में इसी सिद्धांत के माध्यम से अभिक्रमित अनुदेशन की शुरुआत हुई। थर्ड है हमारा पुनर्बलन जो है रीइंफोर्समेंट तत्काल मिलना आवश्यक है। मतलब रीइंफोर्स, अगर आपने कोई अच्छा काम किया है तो आपको शाबाशी देना या गुड, वेरी गुड, नाइस, इस तरीके के वर्ड्स बोलना, पुनर्बलित करना, ये तत्काल होना चाहिए, तुरंत होना चाहिए, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक। अगर आपने गलत काम किया है, वेरी बैड टाइप के वर्ड्स, या फिर आपने कोई नकारात्मक या सकारात्मक जिस भी टाइप का आपने वर्क किया है उसके हिसाब से आपको पुनर्बलित किया जाना चाहिए, रीइंफोर्स किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है स्किनर एकमात्र विद्वान है जो, यानी कि ये जो सिद्धांत है ये स्किनर का सिद्धांत है, बीएफ स्किनर, ये एकमात्र विद्वान है जो नकारात्मक पुनर्बलन देने की बात करते हैं। क्योंकि जब आप कोई भी नेगेटिव वर्क करते हैं तो उसके लिए आपको नकारात्मक पुनर्बलन भी दिया जाता है। फोर्थ है इसके अंदर यह सिद्धांत स्पष्ट करता है कि पहले शिक्षण होगा, मतलब पहले आपके लिए टीचिंग होगी, कि आपको पहले टीच किया जाएगा, उसके बाद अधिगम की प्राप्ति होगी। ऐसा कौन कहता है, बीएफ स्किनर कहते हैं। फिफ्थ है यह सिद्धांत अनुक्रियाओं की भिन्नता को स्पष्ट करता है। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे इसके। नेक्स्ट हम चलेंगे अब सतत एवं समग्र मूल्यांकन, यानी कि सीसीई, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवेलुएशन, यानी कि जो हम ग्रेडिंग सिस्टम अब फॉलो कर रहे हैं, हमें ग्रेड्स मिलते हैं स्कोलास्टिक एरिया में, को स्कोलास्टिक एरिया में, इस तरीके से हम इसको देखेंगे। तो ये सीसीई है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवेलुएशन। इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं इसको ध्यान से पढ़ना है, इससे रिलेटेड आपके पास ज़रूर क्वेश्चन आएगा किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में, या लैंग्वेज में, या फिर किसी भी पैडागोजी में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सीसीई जो है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, इसकी सर्वप्रथम सिफारिश कहाँ की गई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने की, और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी कि एनसीएफ 2005 जो है उसके अंतर्गत सीसीई को लागू कर दिया गया। यानी कि एनसीएफ जो थी हमारी, उसके अनुसार इसको नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है हमारा 2005, उसके अंतर्गत सीसीई को लागू कर दिया गया। उसके बाद है सतत और समग्र व्यापक मूल्यांकन, यानी कि सीसीई। तो सीसीई जो है हमारा, उसमें मूल्यांकन के शैक्षिक एवं सह शैक्षिक दोनों पक्षों को शामिल किया जाता है। मतलब स्कोलास्टिक और को स्कोलास्टिक एरिया दोनों को ही इसमें शामिल किया जाता है। उसके बाद सतत मूल्यांकन जो है, उसके अनुसार मूल्यांकन अनवरत यानी कि निरंतर, कंटिन्यूटी में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कि शिक्षा की संपूर्ण अवधि के लिए है। मतलब शिक्षा, अगर 1 साल का पूरा सेशन है आपका, तो 1 साल में जितना भी आप टेस्ट देंगे या कोई भी एक्टिविटी होगी, या लास्ट में आपका मूल्यांकन किया जाएगा, आपके एग्जाम्स होंगे, ये पूरी जो प्रक्रिया है ये निरंतर चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सेशन के लास्ट में पेपर लेंगे। उसके बाद में निरंतर का अर्थ है, यानी कि कंटिन्यूटी का अर्थ है कि छात्रों का मूल्यांकन शैक्षिक सत्रों की पूरी अवधि में हो। मतलब जो शैक्षिक सत्र है, पूरा साल है, उसी की अवधि में होना चाहिए। ये नहीं कि आप कभी भी छात्रों का मूल्यांकन करें। तो इसमें क्या होता है कि निरंतर चलनी चाहिए, कंटिन्यूटी में चलनी चाहिए। उसके बाद है समग्र व्यापक का अर्थ है, मतलब जो समग्र है यानी कि व्यापक है, कॉम्प्रहेंसिव, इसका क्या अर्थ है, शैक्षिक और अशैक्षिक पक्षों को शामिल करना। तो इसमें दोनों ही पक्ष शामिल होते हैं। कौन कौन से, शैक्षिक और अशैक्षिक, सह शैक्षिक, तो ये दोनों ही पक्ष इसके अंदर शामिल होते हैं। आगे इसके अंदर शैक्षिक पहलुओं, जो जितने भी पहलू होते हैं शैक्षिक पहलू, उसमें पाठ्यक्रम के जो क्षेत्र शामिल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जबकि सह शैक्षिक क्षेत्र में कौन कौन से होते हैं, जीवन कौशल, अभिवृत्ति और मूल्य सम्मिलित होते हैं। तो सह शैक्षिक वाले में कई तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें जीवन कौशल हमारे होते हैं, अभिवृत्ति होती है और मूल्य सम्मिलित होते हैं। तो सह शैक्षिक जो है वो हमारा सब्जेक्ट से हटके जो हमारी सारी क्रिएटिविटी होती है, जो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, उससे हमारा मूल्यांकन किया जाता है। उसके बाद है सतत एवं समग्र मूल्यांकन में छात्रों की जो कमज़ोरियां होती हैं उनका पता लगाया जाता है और उनकी कमज़ोरियों को दूर करने के लिए उपचार की व्यवस्था या उपचार करने का कार्य किया जाता है। यानी कि एक आपने सुना होगा डायग्नोस्टिक टीचिंग, और उसमें रेमेडियल टीचिंग जो है, मतलब आप पहले जो
बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है उसको डायग्नोस करेंगे, उसका पता लगाएंगे और उसके बाद रेमेडी करेंगे, यानी कि उसकी रेमेडियल टीचिंग करेंगे, उपचारात्मक शिक्षण करेंगे। सतत एवं समग्र मूल्यांकन में अंकों के साथ जो अंकों के स्थान पर ग्रेड का प्रयोग होता है, मतलब इसमें अंक नहीं दिए जाते, इसके अंदर आपको ग्रेड दिए जाते हैं। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, नेक्स्ट है हमारा भाषा के सिद्धांत, यानी कि जो भी भाषा के सिद्धांत हैं, जो प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज है, लैंग्वेज डेवलपमेंट, उसको हम पढ़ेंगे। तो भाषा अर्जित करने का सिद्धांत, यानी कि आप भाषा को एक्वायर कर रहे हैं, अर्जित कर रहे हैं, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये किसका सिद्धांत है, ये सिद्धांत है नॉम चॉम्स्की का। तो नॉम चॉम्स्की इनका नाम है और ये अमेरिका से हैं और इनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, 1928 में इनका जन्म हुआ। तो चॉम्स्की के बारे में आपका भाषा से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन आता है और उसमें चॉम्स्की नाम दिया हुआ है तो मोस्ट प्रोबेबली यही होता है कि उसका जो आंसर होता है वो चॉम्स्की होता है। बाकी आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे कि उसमें भाषा अर्जित करने का पूछा है या फिर कोई और चीज़ पूछी है उसके अंदर, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही आंसर करेंगे। तो इसके अंदर हम आगे पढ़ेंगे, चॉम्स्की ने भाषा के विकास की जन्मजात प्रतिज्ञप्ति का प्रतिपादन किया है। आगे है इसके अंदर, इसके अनुसार बिना पढ़ाए गए बच्चे जिस दर से शब्दों तथा व्याकरण को अर्जित करते हैं, उनकी व्याख्या, जो शब्दों को और व्याकरण को अर्जित करना है, मतलब आप उस नॉलेज को एक्वायर कर रहे हैं, उसकी जो व्याख्या है वो सिर्फ अधिगम के सिद्धांतों के आधार पर नहीं दी जा सकती। मतलब जो अधिगम के सिद्धांत हैं, जो लर्निंग के प्रिंसिपल्स हैं, उनके सिद्धांतों पर, उनकी थ्योरीज पर नहीं दी जा सकती। बच्चे ऐसे वाक्य भी बनाते हैं जिन्हें उन्होंने कभी नहीं सुना, मतलब बच्चे ऐसे वाक्य भी बना लेते हैं जो उन्होंने कभी नहीं सुना। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि सिद्धांतों के आधार पर ही वो अधिगम हुआ है। तो बच्चे ऐसे वाक्य बनाते हैं जिन्हें उन्होंने कभी नहीं सुना, अतः वह नकल नहीं कर सकते। तो ये किसका कहना था, चॉम्स्की का कहना था। नॉम चॉम्स्की इनका पूरा नाम है। आगे इसके अंदर हम देखेंगे, संपूर्ण दुनिया के जो बच्चे हैं उनमें भाषा विकास के लिए एक विशेष अवधि, मतलब एक विशेष अवधि, एक टाइम पीरियड होता है, विशेष अवधि, क्रांतिक अवधि होनी चाहिए। वह अवधि जिसमें यदि सफल अधिगम होता है तो वह होगा ही, मतलब अगर सफल अधिगम है तो वो होगा ही। पूरे संसार के बच्चे जो है वो भाषा विकास की एक जैसी संपूर्ण अवस्थाओं से गुजरे हैं, मतलब जो संसार है वो पूरे संसार के जो बच्चे हैं भाषा विकास की एक जैसी संपूर्ण अवस्थाओं से गुजरे हैं। तो ये इनका सिद्धांत है और इसके अंदर वो ये कहना चाह रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जो बच्चे हैं वो खुद भी ऐसे वाक्य बना लेते हैं जिन्हें उन्होंने कभी नहीं सुना। तो हम ये नहीं कह सकते कि अधिगम के सिद्धांतों के आधार पर ही वो भाषा का विकास कर रहे हैं। आगे हम देखेंगे विलियम हर्बर्ट शेल्डन के जो वर्गीकरण है, इसके बारे में। शेल्डन का जो वर्गीकरण है, विलियम हर्बर्ट शेल्डन, इनका सिद्धांत जो है, सिद्धांत का नाम है सोमोटाइप। तो सोमोटाइप इनके सिद्धांत का नाम है और शेल्डन का जो बर्थ है वो 1898 से लेकर 1977 यानी कि 1898 से लेकर 1977 तक है। तो इसके अंदर हम देखेंगे इनके सिद्धांत का नाम सोमोटाइप, शरीर रचना के आधार पर, जो शरीर की रचना है उसके आधार पर व्यक्तिगत जो हमारा व्यक्तित्व है, हमारी पर्सनालिटी है, उसके 3 प्रकार बताए हैं, गोलाकार, आयताकार और लंबाकार। मतलब जो शरीर का एक आकार होता है, शरीर की रचना होती है, वो या तो गोलाकार है या आयताकार है या लंबाकार है। तो इन्होंने इन 3 वर्गों के आधार पर इन्होंने इस जो हमारा ये सिद्धांत है इसकी रचना की है। तो गोलाकार जो है इसके अंदर क्या है, कैशमर के पिकनिक प्रकार से मिलता जुलता, मतलब कैशमर के पिकनिक प्रकार से मिलता जुलता, ये कैशमर का एक सिद्धांत है, उससे मिलता जुलता है। तो इसके अंदर हम आगे देखेंगे शारीरिक जो बनावट है हमारी वो कैसी होती है, शक्तिहीन, मोटे तथा कोमल शरीर वाले जो शारीरिक बनावट होती है। और इसकी विशेषताएं क्या होती है, आराम प्रिय, सामाजिक और स्नेहशील। तो इस तरीके से आप इसकी विशेषताएं और जो शरीर की बनावट है वो देखकर आप इसका पता लगा सकते हैं कि ये किसका सिद्धांत है। आगे है आयताकार में। आयताकार में क्या है, इसमें कैशमर जो है उनके एथलेटिक से मिलता जुलता प्रकार है, मतलब जो कैशमर है उनके एथलेटिक से मिलता जुलता प्रकार है। अब एथलेटिक में क्या है, शारीरिक बनावट कैसी है, शारीरिक रूप से संतुलित होते हैं, अच्छा स्वास्थ्य होता है और फुर्तीले बदन के होते हैं। और विशेषता क्या है इसकी, साहसी होते हैं, निडर होते हैं, फुर्तीले होते हैं और आशावादी तथा कर्मठ होते हैं। तो इस तरीके से आप इसमें इसका एक
विशेषताओं को पढ़ के पता लगा सकते हैं कि ये कौन सी कैटेगरी है। लंबाकार में क्या है, लंबाकार में है क्रैशमर के एस्थेनिक प्रकार से मिलता जुलता। क्रैशमर की जो थ्योरी है उससे ये मिलती जुलती थ्योरी है, तो उसके एस्थेनिक प्रकार से ये मिलता जुलता है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे विधियां कौन कौन सी होती हैं। इसके अंदर एक विधि हम पढ़ेंगे प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि से क्वेश्चंस बनते हैं सीटेट में। तो जो हमारा प्रोजेक्ट विधि है उसमें योजना विधि जो है, यानी कि प्रोजेक्ट विधि को हम हिंदी में योजना विधि बोल देते हैं, प्रोजेक्ट मेथड को। तो इसमें यह विधि जॉन डीवी हैं उन्होंने दी है। तो जॉन डीवी ने क्या कहा है, ये प्रयोजनवाद पर आधारित है, यानी कि प्रयोजन हम करते हैं उस पर आधारित है। प्रोजेक्ट बनाने के लिए जो प्रयोजनवाद है उस पर आधारित है। प्रतिपादक विलियम हर्ट किलपैट्रिक है। तो इसके अंदर ये प्रोजेक्ट विधि है हमारी कि प्रोजेक्ट के ज़रिए हम प्रयोजनवाद के ज़रिए कोई भी एक टॉपिक को या फिर एक नॉलेज को कवर करते हैं योजना विधि से। उसके बाद हम देखेंगे बुद्धि के सिद्धांत, यानी कि बुद्धि के जो सिद्धांत है वो कितने प्रकार के हैं और किन किन लोगों ने कौन कौन से अपने सिद्धांत दिए और उनके सिद्धांतों के नाम क्या है। तो बुद्धि का यानी कि थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, जितनी भी थ्योरीज हैं इंटेलिजेंस की वो सारी हैं इसके अंदर। तो सिद्धांत कौन कौन से हैं और प्रतिपादक उसके कौन कौन हैं, तो ये हम इसमें पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है एक कारक एक तत्व सिद्धांत, जो है वो किसका है, अल्फ्रेड बिने का। यानी कि एक कारक वन फैक्टर थ्योरी जो है वो किसकी है, अल्फ्रेड बिने की। द्विकारक यानी कि जो द्विकारक जो हमारी टू फैक्टर थ्योरी है वो किसकी है, स्पीयरमैन की। त्रिकारक सिद्धांत किसका है, स्पीयरमैन का। त्रिकारक बाद में आप यूज़ कर रहे थे, लेकिन इसके अंदर अगर आपकी टू फैक्टर या थ्री फैक्टर थ्योरी आएगी तो आप उसको स्पीयरमैन ही लगाएंगे टिक। उसके बाद आप क्या करेंगे, फोर्थ देखेंगे बहुकारिक यानी कि परमाणविक सिद्धांत, ये किसका है हमारा, थॉर्नडाइक का है। फिफ्थ है हमारा समूह कारक सिद्धांत, थर्स्टन। तो इसमें जो हमारा समूह कारक सिद्धांत है वो किसका है, थर्स्टन का है। सिक्स्थ है हमारा प्रतिदर्श या फिर न्याय दर्शन सिद्धांत, ये किसका है, G.H. थॉमसन का है। उसके बाद हमारा सेवंथ किसका है, सेवंथ है हमारा बुद्धि का त्रिआयामी, मतलब इसके मतलब 3 डायमेंशंस हैं। तो इसके अंदर बुद्धि का जो त्रिआयामी सिद्धांत है वो किसका है, J.P. गिलफोर्ड का। उसके बाद 8th सिद्धांत है हमारा, 8th कौन सा है, बहुबुद्धि का सिद्धांत, यानी कि हार्वर्ड गार्डनर। इन्होंने एक से ज़्यादा बुद्धि, जितनी भी उनके हिसाब से उन्होंने 8 प्रकार बताए हैं बुद्धि के। तो बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है वो किसका है, हार्वर्ड गार्डनर का है, और इनकी थ्योरी में से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। आगे है 9th हमारा बुद्धि का चित्रण। जो बुद्धि का चित्रण है वो क्या है, त्रिपाचयी सिद्धांत है। इसके अंदर क्या है, ये किसने बनाया, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। तो ये इनका जो इनके जो सिद्धांत हैं और इनके नाम हैं ये आपको याद रखने हैं। एग्जैक्ट तरीके से डायरेक्टली पूछ भी लेता है कि कौन सा सिद्धांत किसका है। अब इसमें देखेंगे द्विकारक जो दो खंडीय तत्व का सिद्धांत है वो क्या है, द्विकारक यानी कि टू फैक्टर थ्योरी। तो इसके जो इसकी जो जिसने इसको इंट्रोड्यूस किया वो कौन थे, स्पीयरमैन। और इनका जो बर्थ है वो कब का है, 1904 यानी कि 1904 ईस्वी में इन्होंने ये प्रतिपादन दिया। स्पीयरमैन के अनुसार व्यक्ति में 2 कारक होते हैं, जी फैक्टर और एस फैक्टर, यानी कि जी कारक और एस कारक। तो जी जो है, जी राजा के समान है और एस जो है वो प्रजा की तरह होता है, चार्ल्स एडवर्ड। इसके अंदर हम देखेंगे चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन, तो ये इनका नाम है स्पीयरमैन। 1863 से लेके 1945 इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ, 1863 में इंग्लैंड में, और 1904 में इन्होंने ये सिद्धांत दिया, किसने, स्पीयरमैन ने। तो और इनके जो फैक्टर्स हैं वो कौन से, जी फैक्टर और एस फैक्टर। जी जो है वो राजा के समान है और एस जो है वो प्रजा की तरह होता है, इसलिए इसे राजतंत्रीय सिद्धांत भी कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे इनके सिद्धांत के बारे में, एस फैक्टर और जो जी फैक्टर है, जी का मतलब जनरल फैक्टर्स और एस का मतलब है हमारा स्पेसिफिक फैक्टर्स। तो जी फैक्टर जो है वो उसकी योग्यता है और जो एस फैक्टर है वो विशिष्ट योग्यता है। तो इसके आधार पे हम इसको देखते हैं कि जी फैक्टर और एस फैक्टर क्या है।
उसके बाद हम देखेंगे बहुबुद्धि या बहुआयामी जो हमारी बुद्धि का सिद्धांत है वो क्या है, हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। कब दिया था, इसका प्रतिपादन कब हुआ, 1983 में, यानी कि 1983 ईस्वी में। जन्म कब हुआ इनका, 1943 में, अमेरिका में। और ये इनका पूरा नाम क्या था, हार्वर्ड गार्डनर। पुस्तक थी फ्रेम्स ऑफ माइंड, मतलब माइंड का एक तरीके से फ्रेम्स ऑफ माइंड, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, मतलब एक से ज़्यादा मल्टीपल इंटेलिजेंस के व्यक्ति पाए जाते हैं। गार्डनर ने प्रारंभ में 7 प्रकार की बुद्धि बताई, तो 7 प्रकार की बुद्धि इन्होंने बताई थी स्टार्टिंग में। उसके बाद 1988 में 8 प्रकार की बुद्धि उन्होंने कब बताई, 1998 में। और इन्होंने ये सिद्धांत कब दिया था, 1983 में। 8 प्रकार की बुद्धि इन्होंने 1998 में बताई, 9 प्रकार की 2000 में बताई। तो इस तरीके से ये बुद्धि के सिद्धांत बढ़ते गए, लेकिन जो इनके सिद्धांत थे वो मेनली 8 फैक्टर्स ही होते हैं। इसके 8 तरीके की इन्होंने बुद्धि बताई है। वर्तमान में अभी 9 प्रकार है फिलहाल इसके। अब इसमें हम देखेंगे शाब्दिक भाषाई बुद्धि, यानी कि वाक योग्यता, लिंग्विस्टिक होती है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होती है। उसके बाद लॉजिकल होती है, यानी कि तार्किक, गणितीय, वैज्ञानिक या संख्यात्मक योग्यता। उसके बाद संगीतात्मक बुद्धि, यानी कि म्यूजिकल। उसके बाद हमारी नेक्स्ट है 4th स्थानात्मक, यानी कि देशिक बुद्धि, यानी कि स्पैटिकल। उसके बाद है हमारा 5th, जिसके अंदर है शारीरिक गति संवेदी बुद्धि, यानी कि बॉडली टाइप की, इस तरीके की, काइनेस्थेटिक। 6th है हमारा अंतरावैयक्तिक बुद्धि, यानी कि आत्मन बुद्धि, इंट्रापर्सनल। उसके बाद है एक है अंतरावैयक्तिक और एक है अंतवैयक्तिक। तो अंतवैयक्तिक में कौन सी बुद्धि आती है, अन्य बुद्धि आती है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। उसके बाद 8th है हमारा प्रकृतिवादी, यानी कि नेचुरलिस्टिक, 1988 में जोड़ी गई है। उसके बाद 9th है अस्तित्ववादी, यानी कि एग्जिस्टेंशियलिस्टिक। तो इसमें कौन सी बुद्धि है हमारी, अस्तित्ववादी, और ये कब जोड़ी गई, 2000 में जोड़ी गई। तो ये 2 बुद्धियां इसके अंदर जोड़ी गई। उसके बाद हम देखेंगे अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, यानी कि किस किस कारणों से, किस किस कारकों से, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो लर्निंग को, यानी कि अधिगम को प्रभावित करते हैं, लर्निंग पर इफेक्ट डालते हैं। तो फर्स्ट है हमारा सीखने का समय कौन सा है, थकान है या नहीं है, पूर्व ज्ञान, हमारे पास प्रीवियस नॉलेज है या नहीं है। तो जो सीखने का समय है, यानी कि कौन बच्चा कितना बड़ा है, क्या एज है उसकी, या उसके पास कितना एक्सपीरियंस है, उसके आधार पे सीखने का जो समय है, उसके आधार पे हम देखते हैं कि बच्चा किस तरीके से लर्निंग कर रहा है। थकान कितनी है, थकान होता है तो माइंड एक तरीके से उतना वर्क नहीं कर पाता। पूर्व ज्ञान की बच्चे के पास प्रीवियस नॉलेज कितनी है, क्या उसने पहले समझा है, सीखा है, उसमें वो नई नॉलेज को जोड़ के कौन सा एक नया स्कीमा बना रहा है। अभिप्रेरणा, यानी कि कितना मोटिवेशन है या मोटिवेट किया जा रहा है बच्चे को। 5th है हमारा वातावरण, वातावरण में क्या है, एनवायरनमेंट में, परिवार से बच्चा सीखता है। उसके बाद समाज से सीखता है, विद्यालय से सीखता है। तो इन तीनों का प्राइमरी पे हमारा परिवार आता है, सेकेंडरी पे हमारा समाज आता है, और थर्ड हमारा विद्यालय। तो इस तरीके से 5th नंबर पे हमारा जो वातावरण है इसमें ये सम्मिलित होते हैं। 6th है हमारा शिक्षक का जो व्यवहार होता है, यानी कि टीचर का जो बिहेवियर होता है वो भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि बच्चा क्या सीख रहा है उसके आधार पे। 7th है हमारा शिक्षण विधियाँ, शिक्षण विधि यानी कि हमारे टीचिंग मेथड्स किस तरीके के हैं। 8th है हमारा विषय वस्तु की प्रकृति, यानी कि जो हमारी विषय वस्तु है उसकी प्रकृति कैसी है, हमारी जो पुस्तक है, हमारा जो करिकुलम है उसकी जो प्रकृति है, उसका जो नेचर है वो कैसा है। उसके बाद 9th है हमारा बुद्धि लब्धि, यानी कि हमारा जो इंटेलिजेंस है वो कैसा है। बुद्धि लब्धि के आधार पर भी हम देखते हैं कि अधिगम प्रभावित किस तरीके से होता है, कि बच्चे का IQ लेवल कितना है, उसके हिसाब से हम देखते हैं कि बच्चे कितना सीख पाते हैं और कितनी उसमें और ज़्यादा हमें फोर्स लगानी है कि वो इस चीज़ को सीख सके। 10th है हमारा परिपक्वता, यानी कि मैच्योरिटी। तो मैच्योरिटी के आधार पर भी हम देखेंगे कि बच्चा कितना परिपक्व है और कितना सीख पाता है। आयु के आधार पर भी कि बच्चा बहुत छोटा है तो हम उसको बड़ी क्लास का कोई भी क्वेश्चन या कुछ भी ऐसा नहीं करा सकते जो उसकी समझ से ही बाहर हो। 12th है हमारा इसके अंदर लिंग, यानी कि जेंडर के आधार पर हम किस तरीके से सीखते हैं। उसके बाद 13th है हमारा सीखने की इच्छा, यानी कि आपको इंटरेस्ट है या नहीं है उस चीज़ को सीखने में, आपकी किस चीज़ में इच्छा है, आप किस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहे हो, आपको वो चीज़ें सीखनी है या नहीं, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्या डिपेंड करता है, आपकी लर्निंग। खेल मैदान। उसके बाद 15th है हमारा मित्र मंडली, यानी कि पीयर ग्रुप जो हमारा होता है। और 16th है हमारा शिक्षण सहायक सामग्री हमारी कैसी है, यानी कि जो भी हम रेफरेंसेस यूज़ कर रहे हैं, जो भी हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स यूज़ कर रहे हैं, उसकी जो
सामग्री है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, वो कैसा है। उसके बाद हम देखेंगे इसके अंदर थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। थॉर्नडाइक जो है उनका जो प्रयास है और त्रुटि का जो सिद्धांत है वो कैसा है। तो इसके अंदर हम थॉर्नडाइक जो हमारे एक साइकोलॉजिस्ट है, उनका जो प्रयास रहा है और उनकी जो त्रुटि का सिद्धांत है वो क्या है। बेसिकली थॉर्नडाइक अमेरिकी वैज्ञानिक थे, मूलतः पशु वैज्ञानिक थे, मतलब पशुओं के वैज्ञानिक थे वो। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थे, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है उसके जनक थे। कौन थे? थॉर्नडाइक, एडवर्ड थॉर्नडाइक। उसके बाद विश्व में प्रथम शिक्षा शास्त्री थे, मतलब सबसे पहले नंबर पे यही शिक्षा शास्त्री थे। पशु मनोविज्ञान के जनक थे, यानी कि जो पशु मनोविज्ञान है उसके भी जनक थे ये। और इनकी पुस्तकें कौन कौन सी हैं? पुस्तक है एजुकेशनल साइकोलॉजी 1903 में। उसके बाद है एनिमल इंटेलिजेंस, इसके अंदर ये कब आई? 1898 में। उसके बाद थर्ड है हमारी द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग 1914 में। फोर्थ है हमारी द मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, ये कब आई? 1926 यानी कि 1926 में। फिफ्थ है हमारा इसके अंदर फंडामेंटल्स ऑफ लर्निंग। फंडामेंटल्स ऑफ लर्निंग कब आई? 1933 यानी कि 1933 में। सिक्स्थ है हमारा ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर, 1940 में आई ये पुस्तक। तो आपको इनके नाम याद होने चाहिए ताकि अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछे तो आप उसका अच्छे से आंसर कर पाएँ। एडवर्ड जो थॉर्नडाइक हैं, एडवर्ड थॉर्नडाइक का जन्म कब हुआ? 1974 में। और मृत्यु कब हुई? 1949 में। 1890 से 1913 ईस्वी के बीच अनेक जंतुओं पर इन्होंने प्रयोग किए, यानी कि एक्सपेरिमेंट्स किए। अब इसके बाद हम देखेंगे 1998 ईस्वी में पहली बार इन्होंने क्या किया? PhD शोध प्रबंध, जिसका शीर्षक क्या था? एनिमल इंटेलिजेंस था। उसमें पहली बार इन्होंने प्रयास व त्रुटि का विचार दिया। पहली बार इन्होंने कब दिया? जब ये PhD शोध एक रिसर्च कर रहे थे उस टाइम पर। 1903 ईस्वी में क्या हुआ? 1903 ईस्वी में प्रकाशित होने वाली जो उनकी पुस्तक है शिक्षा मनोविज्ञान एजुकेशनल साइकोलॉजी में प्रयास व त्रुटि के सिद्धांत को दिया। उसके बाद हमारा है इसके अंदर सिद्धांत के अन्य नाम कौन कौन से? संघवाद का सिद्धांत, योजनवाद का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, बंध का सिद्धांत यानी कि बॉन्ड। उसके बाद फिफ्थ है हमारा उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। उसके बाद है SR का सिद्धांत यानी कि स्टिमुलस। तो इसके अंदर इसके जो नाम है ये आप यहाँ देखेंगे। उसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी कि थीमेटिकल जो हमारी एक तरीके से जो टेस्ट होता है हमारा, इसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे कि TAT बेसिकली है क्या। अन्य नाम इसके क्या क्या हैं? कथानक संप्रत्यक्ष परीक्षण, उसके बाद कक्षा प्रसंग परीक्षण, और उसके बाद हमारा क्या है? अंतःच्छेद नाभि परीक्षण, और उसके बाद क्या है? विषय आत्मबोधन परीक्षण। तो इसके अंदर ये इसके अन्य नाम दिए गए हैं। 14 वर्ष से अधिक आयु के जितने भी व्यक्ति हैं उनके लिए ये दिया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रतिपादक इसके कौन थे? पूरा नाम है क्रिस्टायन मार्गन। 1997 से 1897 से यानी कि 1897 से लेके 1967 ईस्वी तक। और ये कहाँ के थे? अमेरिका के थे। उसके बाद हेनरी मुर्रे 1893 और 1988 ईस्वी अमेरिका। अब हम देखेंगे गिल्डफोर्ड का 3 आयामी बुद्धि सिद्धांत, यानी कि जो 3 आयामी ट्राई फैक्टर्स हैं, इसके 3 फैक्टर्स है, 3 डायमेंशंस हैं। गिल्डफोर्ड का जो सिद्धांत है बुद्धि का, इंटेलिजेंस का सिद्धांत जो है प्रिंसिपल ऑफ इंटेलिजेंस इन्होंने दिए। इसकी थ्योरी में क्या है? प्रतिपादक कौन थे? जॉय पॉल गिल्डफोर्ड। और इनका जो जन्म है वो 1897 से 1987 तक था। निवासी कहाँ के थे ये? सोवियत संघ रूस के। अन्य नाम इसके क्या क्या हैं? बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत या त्रिविमीय सिद्धांत बोल सकते हैं। 3D थ्योरी, यानी कि 3 डायमेंशंस होते हैं इस थ्योरी के। 1967 में ये दिया गया। 1967 में ये सिद्धांत दिया गया। विषय वस्तु संक्रिया उत्पादक सिद्धांत है ये। और उसके बाद बुद्धि का संरचनावादी सिद्धांत है, बुद्धि का त्रिअंशीय सिद्धांत है। तो इन नामों से इसको जाना जाता है।
जेपी गिलफोर्ड ने त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत का मॉडल दिया, यानी कि किसने दिया? गिलफोर्ड ने। त्रिआयामी मतलब 3 डायमेंशंस है उसके, त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत दिया इन्होंने, जो संरचना पर आधारित था। गिलफोर्ड ने बुद्धि के सभी कारकों या तत्वों को 3 विमाओं में बांटा। उसके बाद है बुद्धि की संरचना। इसके अंदर क्या है हमारा? सबसे पहले विषय वस्तु में क्या चीज़ें दे रखी हैं? विषय वस्तु में आकृति, संकेतक, सांकेतिक यानी कि संकेतों द्वारा, और शाब्दिक अर्थगत यानी कि जिसका अर्थ हो। उसके बाद है संक्रियाएं। कौन कौन सी हैं? संक्रियाएं हैं संज्ञान, स्मृति, अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन। उसके बाद परिणाम या उत्पादन क्या है? इकाई, वर्ग, संबंध, प्रणाली। इस तरीके से इसके वर्ड्स आपको याद रखने हैं बुद्धि संरचना में। नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर व्यक्तिगत भिन्नता, यानी कि पर्सनैलिटी लेवल पर क्या क्या डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो इसके लिए आपको ये जो 3 और 4 लाइंस में लिखा हुआ है इतना पता होना चाहिए, जिसके आधार पर अगर इस टाइप का कोई भी पर्सनैलिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, पर्सनैलिटी जो हमारी डेवलपमेंट होती है या पर्सनैलिटी जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं उसके आधार पे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें आप इस नॉलेज का यूज़ कर सके। कोई भी 2 व्यक्ति शरीर के रूप, रंग, आकार, सीखने की गति, रुचि, स्मृति, बुद्धि आदि में समान नहीं होते, मतलब सब में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। किसी में आईक्यू लेवल ज़्यादा है, किसी का रंग बहुत साफ है, किसी का अलग रंग है। उसके बाद आकार में डिफरेंसेस होते हैं, सीखने की गति यानी कि कोई बहुत ज़्यादा जल्दी सीख रहा है, कोई बहुत देर से सीख रहा है, किसी की स्पीड कम है, किसी के इंटरेस्ट अलग है। स्मृति यानी कि मेमोरी अलग है, अलग तरीके से वो बुद्धि का यूज़ करते हैं। तो इन सब चीज़ों में कोई भी व्यक्ति समान नहीं है, उनमें भिन्नता पाई जाती है, यानी कि उनमें डिफरेंसेस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। इसे ही व्यक्तिगत विभिन्नताएं कहते हैं, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस इसे ही कहते हैं। सर फ्रांसिस गाल्टन ने सर्वप्रथम 1879 यानी कि 1879 ईस्वी में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, उस पर अध्ययन किया। और पुस्तक क्या थी इनकी? पुस्तक का नाम हेरिडिटरी जीनियस। तो ये इनकी क्या थी? पुस्तक थी, और इसका नाम था हेरिडिटरी जीनियस। उसके बाद हम देखेंगे इसमें कुछ अलग पॉइंट्स। नेक्स्ट जो है हमारा वायगॉस्की का जो सामाजिक निर्मितवाद सिद्धांत था, तो इसके अंदर हम देखेंगे कि जो वायगॉस्की हैं उन्होंने सिद्धांत किस तरीके से दिया, किस बेस पर दिया, और इन्होंने ये सिद्धांत कब दिया, इनकी पुस्तक कौन सी थी। तो इसके बारे में हम सारी जानकारी इसमें देखेंगे। वायगॉस्की का सामाजिक निर्मितवाद सिद्धांत जो है, इनका पूरा नाम क्या है? लेव सिमोनोविच वायगॉस्की। तो ये इनका पूरा नाम है। वायगॉस्की ने संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, यानी कि उसको इस नाम से प्रतिपादित किया। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत यानी कि सोशियो कल्चरल एक थ्योरी थी इनकी। पुस्तक का नाम था माइंड एंड सोसाइटी, और दूसरी पुस्तक कौन सी थी? थॉट एंड लैंग्वेज। रूस में इनका जन्म हुआ कब? 1896 यानी कि 1896 में, और इनकी मृत्यु कब हुई? 1934 में। इनकी 2 बुक जो जैसा कि मैंने आपको बताई दिया, माइंड एंड सोसाइटी, थॉट एंड लैंग्वेज। लेव वायगॉस्की जो है, इनका जो सिद्धांत है वो क्या है? मानव मन का विकास, यानी कि जो मानव मन है उसका विकास सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रक्रिया के माध्यम से होता है, यानी कि सोशियो कल्चरल प्रोसेस जो है हमारी उससे होता है, यानी कि जो हमारी सोशल सारी प्रक्रियाएं हैं, सोशल प्रोसेस है, उसके थ्रू हमारा जो विकास होता है, मानव मन का विकास होता है। मन एक संयुक्त सांस्कृतिक निर्मित है, मतलब मन जो है वो एक संयुक्त सांस्कृतिक निर्मित है, जो वयस्क या बच्चों को अंतःक्रिया के फलस्वरूप होता है। उसके बाद हम देखेंगे गेस्टाल्टवाद, यानी कि गेस्टाल्टवाद, जैसा कि आपने ये वर्ड सुना ही होगा। गेस्टाल्टवाद मनोविज्ञान की स्थापना जर्मनी के मैक्स वर्दिमन द्वारा 1912 ईस्वी में हुई। मैक्स वर्दिमन 1880 से 1943 यानी कि 1880 से लेके 1943 ईस्वी गेस्टाल्टवाद के जनक थे ये। वोल्फगैंग कोहलर 1887 से लेके 1967 ईस्वी यानी कि इसके प्रयोगकर्ता थे ये। गेस्टाल्टवाद के जनक कौन थे? मैक्स वर्दिमन। और इसके प्रयोगकर्ता कौन थे? वोल्फगैंग कोहलर। और उसके बाद यानी कि BF स्किनर। उसके बाद
BF स्किनर इसमें इसका सिद्धांत नहीं है, इसके अंदर किसका सिद्धांत है, कोहलर का सिद्धांत है। उसके बाद जो कुर्ट कोफ्ता थे, इन्होंने क्या किया था, सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया था। किसको, यानी कि जो हमारा ये सिद्धांत है इसको किसके रूप में प्रस्तुत किया था, सिद्धांत के रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया था। 1886 में इनका जन्म हुआ और 1941 तक ये रहे। समर्थनकर्ता कौन थे इसके अंदर, कुर्ट लेविन। तो इनका विचार क्या था, विचार सबसे पहले मैक्स वर्दीमन ने दिया था, इसलिए इनको गेस्टाल्टवाद का, जो गेस्टाल्टवाद है उसका जनक कहा जाता है। प्रयोग कोहलर ने किया था इसके ऊपर, इसलिए कोहलर प्रयोग करता है और सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत करता कोफ्का जो है उन्होंने किया। इन विचारों को, मतलब जो ये विचार आए, जो थॉट्स हैं, इन विचारों का जो प्रभाव है वो कुर्ट लेविन पर भी आया। प्रारंभ में जो लेविन है इनका सहयोग करते रहे जर्मनी में, मतलब इनका जो ये सिद्धांत आया तब इनका सहयोग करते रहे। बाद में लेविन ने अमेरिका में स्वयं का अपना सिद्धांत दिया। पहले तो ये इनकी जो ये थ्योरी, जो ये एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे उसके साथ थे, लेकिन उन्होंने फिर अमेरिका में स्वयं का अपना एक सिद्धांत दिया जिससे तल रूप अधिगम सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। गेस्टाल्टवाद की जो थ्योरी है वो 1925 में प्रस्तुत की गई। इसकी पुस्तक कौन सी थी, मेंटेलिटी ऑफ एप्स। तो ये इनकी पुस्तक थी, 1925 में आई है। प्रयोग सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किया गया, सुल्तान नामक चिंपैंजी पर इसका प्रयोग किया गया। उसके बाद इसके अंदर है पूर्व ज्ञान, सूझ और अनुभव के आधार पर इस सिद्धांत को दिया जाता है। मतलब अनुभव के आधार पर आप कार्य करते हैं। तो व्यवहार में जो आपका परिवर्तन आता है वो किसके अनुसार आता है, हमारे अनुभव के अनुसार, कि हम जो भी अनुभव करते हैं उसके अनुसार हमारे व्यवहार में क्या आता है, परिवर्तन आता है। उपयुक्त आरेख के अनुसार, जो उपयुक्त आरेख है उसके अनुसार गेस्टाल्टवादियों ने स्पष्ट किया कि कोई भी व्यक्ति पूर्ण ज्ञान जो है उसके आधार पर पैदा होने वाली सूझ या अंतः दृष्टि के कारण व्यवहार में परिवर्तन लाता है, तथा परिवर्तन तभी संभव है जब समस्या या परिस्थिति जो हमारी है, जो भी हमारी सिचुएशन है, जो भी परिस्थिति है, समग्र रूप से होती है। इसलिए गेस्टाल्ट सिद्धांत को सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, समग्रता, पूर्णाकार का सिद्धांत भी कहते हैं। मतलब इसके अन्य नाम हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। सूझ क्या है, सूझ एक तरीके से अंतर्दृष्टि जो है हमारी, अंतर्दृष्टि या सूझ एक प्रकार की वह मानसिक योग्यता है जो मनुष्यों तथा उच्च श्रेणी के पशुओं में अधिक पाई जाती है। मतलब किस में पाई जाती है, मनुष्यों में, और उच्च श्रेणी के जो भी पशु होते हैं उनमें पाई जाती है। इसीलिए एक सुल्तान नामक चिंपैंजी पर क्या किया गया था, एक्सपेरिमेंट किया गया था। इसके द्वारा किसी भी समस्या का जो हल है वो अचानक ही मस्तिष्क में आ जाता है, क्योंकि हमने उस चीज़ को अनुभव किया है। उसके बाद गुड के अनुसार क्या है, गुड के अनुसार सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक, ये मतलब एकदम से जो आ जाता है, आकस्मिक तत्कालीन, मतलब तत्काल रूप से तत्कालिक तथा स्थायी ज्ञान है। किसी समस्या, जो भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, किसी समस्या के केंद्रीय भाव को देखने व समझने की शक्ति सूझ कहलाती है। मतलब उसको केंद्रीय भाव से देखने या समझने की शक्ति जो है वो सूझ कहलाती है। थॉर्नडाइक के सीखने के नियम, यानी कि जो थॉर्नडाइक है उनके जो सीखने के नियम है वो क्या है, अधिगम के नियम है, मुख्य नियम और गौण सहायक नियम। तो मुख्य नियम कौन कौन से, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। और गौण सहायता नियम कौन कौन से हैं, इसमें 5 हैं। बहु प्रतिक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम और सरादृष्टियता का नियम, और लास्ट है हमारा साहचर्य परिवर्तन का नियम। तो इस तरीके से ये सारे इसमें नियम हैं। उसके बाद हम देखेंगे कुछ मेन पॉइंट्स जिसके ऊपर हमारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। केंद्र से सिरों की ओर का सिद्धांत जो है वो क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार विकास केंद्र से, मतलब सेंटर से सिरों की ओर जो, या फिर मध्य से बाहर की ओर जो भी विकास होता है उस विकास में वो एक, मतलब उसे क्या बोलते हैं, केंद्र से सिरों की ओर का सिद्धांत। मतलब केंद्र से आपके मध्य से बाहर की ओर का जो विकास होता है आपका, वो केंद्र से सिरों की ओर होता है। मतलब अंदर से, मतलब केंद्र से बाहर की तरफ, आउटर। उसके बाद है विकास ऊपर से नीचे की ओर होता है, नीचे की ओर, तथा मध्य से बाहर की ओर। ऊपर से नीचे होता है और मध्य से बाहर की ओर, अर्थात पहले सिर का तथा अंत में पैरों की उंगलियों का विकास होता है। उसके बाद अन्य नाम इसके क्या क्या है, निकट दूर का सिद्धांत, यानी कि निकट से दूर का सिद्धांत, और प्रॉक्सिमो
डिस्टल थ्योरी, प्रैक्सिमो डिस्टल थ्योरी इसका एक नाम है। नेक्स्ट है हमारा इसमें संचय का सिद्धांत क्या है, कोई परिवर्तन जो हमें दिखाई देता है, कोई भी ऐसा परिवर्तन जो हमें दिखाई देता है वह कई परिवर्तनों का संचय है। बालक द्वारा बोला गया पहला शब्द जो है, बालक द्वारा बोला गया पहला शब्द और रखा गया पहला कदम पूर्व के निरंतर विकास कार्यों की संचयी प्रगति है, यानी कि क्या है, एक प्रोग्रेस है। प्रत्येक जो परिवर्तन है, प्रत्येक परिवर्तन उसके अपने पूर्व की वृद्धि और अनुभवों का संचय होता है। उसके बाद हम कुछ मेन पॉइंट्स देख लेंगे। इसमें क्या है, आंशिक पुनर्बलन सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है, यानी कि आंशिक जो पुनर्बलन है वो सतत पुनर्बलन के, यानी कि जो इन्फोर्समेंट है वो इसकी अपेक्षा ज़्यादा प्रभावी होता है। शिक्षक का जो बर्ताव है वो आशावादी होना चाहिए, ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं। शिक्षक का जो बर्ताव है वो आशावादी होना चाहिए। शिक्षक केंद्रित जो शिक्षण है उसका सत्तावादी स्तर है, यानी कि जो शिक्षक केंद्रित शिक्षण है वो कैसा है, सत्तावादी स्तर है उसका। उसके बाद है नेक्स्ट, जो शिक्षक केंद्रित सत्तावादी स्तर है इसको फॉलो नहीं किया जाता, इसकी जगह पर जो बाल केंद्रित शिक्षा है उसको प्रयोग किया जाता है। इसलिए जो शिक्षक केंद्रित शिक्षण का सत्तावादी स्तर है उसको अब यूज़ नहीं किया जाता। श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण है लेखन में स्पष्टता। तो इससे रिलेटेड एक स्टोरी टाइप एक पूरा पैराग्राफ बन के क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसका आपको आंसर करना होता है। तो ब्लैक बोर्ड पर अगर आप लिख रहे हैं तो उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए। बच्चों के संरचनात्मक विकास को यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट को सबसे अच्छे तरीके से विद्यालय एवं कक्षा में परिभाषित किया जा सकता है। उसके बाद है हमारा कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए, मतलब उनका इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को विद्यार्थी से प्रश्न पूछना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसके अंदर रॉबर्ट एम गेने अधिगम के श्रेणी क्रम से संबंधित है, मतलब एक तरीके से वो क्रमानुसार है, श्रेणी क्रम से संबंधित है। उसके बाद है दर्पण चित्र परीक्षण अधिगम अंतरण को मापने हेतु प्रयुक्त होता है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो मस्तिष्क अध्ययन तकनीक का जो प्रतिपादन है वो ऑसबॉर्न ने किया था। तो इस टाइप से जो भी ये आपके मेन पॉइंट्स है इसको आप ध्यान से रीड कर सकते हैं और उसके बाद आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसके स्क्रीनशॉट लेके आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर सूक्ष्म शिक्षण के सोपान, यानी कि जो सूक्ष्म शिक्षण पर क्वेश्चन आ जाता है, जैसा कि 20 दिसंबर के पेपर वाले दिन सूक्ष्म शिक्षण पर, यानी कि जो हमारा सूक्ष्म रूप से शिक्षण किया जाता है उस पर क्वेश्चन आया था और ये है क्या और इसका जो शिक्षण है वो किस तरीके से किया जाता है, इस पर हम सारे पॉइंट्स देखेंगे। तो ये अंतर्राष्ट्रीय प्रतिमान 45 मिनट है और भारतीय प्रतिमान जो है इसका, भारत की जो टाइमिंग है, हमारी भारतीय टाइमिंग वो 36 मिनट्स है और वैसे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ये 45 मिनट्स है। अब इसमें सबसे पहले पाठ योजना बनती है, फिर शिक्षण किया जाता है 6 मिनट में, प्रतिपुष्टि उसका फीडबैक लिया जाता है कब, 6 मिनट में। उसके बाद 6 मिनट का ये होता है, टोटल 36 मिनट का टाइम होता है। अगर प्रतिपुष्टि हमारी 6 मिनट की है, उसके बाद जब हम दोबारा से पाठ नियोजन करते हैं तब हमें 12 मिनट लगते हैं। दोबारा से शिक्षण हम 6 मिनट में करते हैं और फिर से जो पुनः प्रतिपुष्टि यानी कि रीफीडबैक जो हम लेते हैं वो 6 मिनट का होता है। तो सूक्ष्म शिक्षण जो है वो टोटल ओवरऑल मिला के 36 मिनट्स में होता है। माइक्रो टीचिंग, सृजनात्मकता का जो क्रम होता है वो क्या होता है, यानी कि जो सृजनात्मकता एक हमारा वर्ड है क्रिएटिविटी, उसका जो क्रम होता है वो क्या होता है। सबसे पहले आप आयोजन करते हैं, तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, उसके बाद उद्भवन यानी कि उद्भवन आप करते हैं। थर्ड है हमारा इंक्यूबेशन, थर्ड है हमारा इसके अंदर प्रबोधन या फिर प्रदीप्ति। प्रबोधन का मतलब क्या होता है, समस्या का समाधान नजर आना। फोर्थ है हमारा सत्यापन, संशोधन या प्रमाणीकरण, वेरिफिकेशन। उसके बाद सृजनात्मकता का जो मापन है उसके परीक्षण के लिए चित्रपूर्ति परीक्षण यानी कि पिक्चर कंपटीशन टेस्ट। इस परीक्षण में अपूर्व चित्र को पूरा बनाना पड़ता है। उसके बाद है गैरेट के अनुसार, गैरेट के अनुसार 3 प्रकार के अभिप्रेरक दिए गए हैं हमारे पास। 3 प्रकार के जो अभिप्रेरक हैं वो कौन कौन से, जैविक, दैहिक, संवेग।
जिसमें आता है हमारा क्रोध, भय और आश्चर्य आदि। मनोविज्ञान में मूल प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी हैं? पलायन, जिज्ञासा और युपुस्सा। ये एक ऐसा वर्ड है जो इसका सिनोनियम या कोई ऐसा वर्ड यूज़ किया गया है तो आप पलायन और जिज्ञासा लिख सकते हैं। थर्ड है सामाजिक आदर्श, यानी कि सामाजिक रूप से सम्मान, प्रेम, सहयोग और दया आदि, ये सारी चीज़ें इसमें होनी चाहिए। अब आ गया हमारा अभिप्रेरणा, जो हमारा टॉपिक है मोटिवेशन का। मोटिवेशन से भी काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो अभिप्रेरणा का जो कार्य प्रणाली है, अभिप्रेरणा की कार्य प्रणाली ये क्या है? कोई भी अभिप्रेरणा एक निश्चित चक्र में कार्य करती है, मतलब एक निश्चित चक्र में कार्य करती है जिसके 3 सोपान होते हैं: आवश्यकता, चालक या प्रोत्साहन। तो जो अभिप्रेरणा चक्र है हमारा, उसमें सबसे पहले नीड और उसके बाद प्रोत्साहन और चालक। इसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं: नीड, ड्राइव और इंसेंटिव। मोटिवेशन बराबर हमारा क्या होता है? नीड प्लस ड्राइव प्लस इंसेंटिव। तो ये इसका एक फॉर्मूला है। उसके बाद हमारे शिक्षण कौशल कौन कौन से होते हैं, यानी कि टीचिंग स्किल्स कौन कौन सी होती है। टीचिंग स्किल्स पर भी बहुत से क्वेश्चंस आते हैं कि आपको एक कंडीशन दे दी जाएगी और आपको इस बच्चे को कैसे पढ़ाना है। सामाजिक विज्ञान की कक्षा चल रही है और आपको इस बच्चे को कैसे पढ़ाना है, एक टीचिंग स्किल्स आपसे पूछ लेगा। तो इसके अंदर हम देखेंगे अर्थ क्या है टीचिंग स्किल का, यानी कि शिक्षण कौशल का। शिक्षण कार्य में कुशलता, यानी कि जब आप टीचिंग कर रहे हैं तो उसमें कुशलता होनी चाहिए। शिक्षण कौशल वह विशिष्ट अनुदेशन प्रक्रिया है जिसे शिक्षक अपने कक्षा शिक्षण में प्रयोग कर सकता है। मतलब कब कर सकता है? जो कक्षा में वो पढ़ा रहा हो तब वो कर सकता है। ये शिक्षण क्रम की विविध क्रियाओं से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? विविध क्रियाओं से संबंधित होता है जिन्हें शिक्षक अपनी कक्षा अनुक्रिया में निरंतर मतलब कंटिन्यूअस प्रयोग में लाते हैं, कंटिन्यूटी में प्रयोग में लाते हैं। उसके बाद क्या है? शिक्षण कौशल शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होते हैं, यानी कि शिक्षण कौशल जो है वो शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होते हैं। शिक्षण कौशल कक्षा अंतःक्रिया की जो परिस्थिति है उसे उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट है हमारा शिक्षण कार्य को आधार प्रदान करते हैं, मतलब जो शिक्षण कार्य है उसको आधार प्रदान करते हैं, सीखने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट है हमारा इसके बाद शिक्षण को प्रभावी बनाने में भी सहायक होते हैं। एनल तथा रॉयन ने 14 शिक्षण कौशल जो हैं वो दिए थे। ये कौन कौन से? पाठ प्रस्तावना कौशल। पाठ प्रस्तावना कौशल क्या है? किसी भी शिक्षण की शुरुआत का प्रथम चरण प्रस्तावना होती है, मतलब सबसे पहले आप प्रस्तावना प्रश्न पूछते हैं। प्रस्तावना से आशय, भूमिका या विषय वस्तु की सामान्य जानकारी, मतलब जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड सामान्य जानकारी आप बच्चों से पूछते हैं। प्रस्तावना कौशल के प्रयोग में सर्वप्रथम शिक्षक पढ़ाए जाने वाले पाठ के बारे में छात्रों की जानकारी लेने के लिए प्रश्न करता है कि छात्रों को उस टॉपिक के बारे में कितनी नॉलेज है। तदनुसार उनके पूर्व ज्ञान को नई जानकारी से जोड़ते हुए शिक्षण करता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा व्यक्तित्व निर्माण का सिद्धांत। व्यक्तित्व निर्माण का सिद्धांत क्या है? मनोविश्लेषण का सिद्धांत, यानी कि ये सिगमंड फ्रॉइड ने दिया। तो हम इसके अंदर देखेंगे सिगमंड फ्रॉइड ने ये सिद्धांत दिया। अब इसके अंदर क्या है? सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व का प्रयोग 3 प्रकार के घटकों से मिलकर होता है: इड, ईगो और सुपर ईगो, इदम, अहम और परा अहम। 1856 से लेके 1939 ईस्वी तक का इनका कार्यकाल था। ये पूरा जब भी मतलब 1856 में ये इनका जन्म हुआ और 1939 में ये इनकी डेथ हुई और इन्होंने अपना ये सिद्धांत दिया किसका? 3 प्रकार के घटकों का सिद्धांत जो था ये व्यक्तित्व का निर्माण था। निर्माण के 3 सिद्धांत थे। इस सिद्धांत में 3 फैक्टर्स थे इनके: इड, ईगो और सुपर ईगो। फ्राइड के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व में ये तीनों प्रकार के घटक पाए जाते हैं, परंतु इनके प्रकार अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग होते हैं। इड क्या होता है? बाल्यावस्था में सर्वाधिक प्रकार, पशु प्रवृत्ति, स्वार्थ, लालच, असहयोग, दमित इच्छाओं का भंडार। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा इनका एक सिद्धांत था। उसके बाद हम देखेंगे एरिक्सन का जो मनोसामाजिक सिद्धांत है वो क्या है। एरिक्सन का जो मनोसामाजिक सिद्धांत है वो क्या है? इसके प्रतिपादक है एरिक्सन। उसके बाद सिद्धांत का जो नाम है वो क्या है? जीवन अवधि विकास सिद्धांत। उसके बाद है अनन्यता की खोज का सिद्धांत। उसके बाद नेक्स्ट है पहचान के संकट का सिद्धांत।
तो ये सिद्धांत है 1902 से लेके 1994 तक का। अपनी पुस्तक चाइल्डहुड एंड सोसाइटी 1963 में इस सिद्धांत को दिया। एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत में पूरे जीवन अवधि के विकास की 8 अवस्थाएं बताई, मतलब इन्होंने 8 अवस्थाएं बताई थी। प्रत्येक अवस्था में एक मनोसामाजिक चुनौती होती है, जिसने एरिक्सन ने संकट यानी कि क्राइसिस कहा है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये सारे नोट्स बहुत अच्छे लगे होंगे और आपके लिए कुछ हेल्प हुई होगी। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Like my channel, like this video, subscribe my channel and watch this video and share with your friends also.